तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चा जी आज टॉपिक है +1 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये थर्ड लॉ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितना लगाओगे उतना पाओगे। तो ये थिंग्स क्या थी? ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ है। पहला क्या, फिर से रिकैप करें, पहला क्या था? कोई बॉडी जिस पोजीशन पर है वहां पर ही रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। मींस उसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगी जब तक हम फोर्स को एक्सटर्नल अप्लाई नहीं करते। सेकंड, जैसे ही हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो बच्चा जी वो क्या करती है, वो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट करती है। मींस मूवमेंट में तेजी आती है। अगर रेस्ट पे है तो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या हुआ बच्चा जी, वो रेस्ट से मूव करना शुरू हुआ, उसमें एक्सेलरेशन आ गई। अगर वही बॉडी चल रही है आराम से तो उस पर हमने अगर फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी बच्चा जी अपनी नॉर्मल स्पीड से ज्यादा में आ गई, तो बच्चा जी क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। अगर वो बॉडी इस साइड पे जा रही है तो हम उससे ऑपोजिटली क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चा जी उसकी स्पीड को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो रिटार्डेशन आया, तो वो भी एक्सेलरेशन ही तो है, इंक्रीज और डिक्रीज होना वेलोसिटी का। तो उसमें भी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आई। तो वो कौन सा लॉ आया? सेकंड लॉ। थर्ड क्या है? जैसा करोगे वैसा पाओगे। मींस एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या आप इसके ऊपर ये क्या है, एक वेइंग मशीन ही ले लें हम बच्चे, और हमारे पास वेइंग मशीन है। इसके ऊपर आप एक्शन क्रिएट कर रहे हो। कैसे? इसके ऊपर आप स्टैंडिंग ओकेशन में हो इसके ऊपर, तो जैसे आप इसके ऊपर खड़े हुए हो तो वो आपका वेट बताएगा। वो कैसे? क्योंकि आप उसके ऊपर इतना फोर्स लगा रहे हो बच्चा जी, वो आपको देगा कि आपने इतना लगाया तो मैं आपको इतना दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या, उसके एक्शन का ये क्या दे रहा है, रिएक्शन। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। समझ में आएगी बच्चा जी? एग्जाम्पल अपने आसपास देखिए, एक्शन का रिएक्शन आपको मिलेगा। डन। कैसे? किसी भी नेल को अगर आप किसी वुडन मटेरियल के अंदर क्या इंसर्ट करने की कोशिश करें तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर हैमर के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक करोगे तो वो क्या होगा, वो आप एक्शन दे रहे हो, वो रिएक्शन देने की कोशिश करेगा आपको, बट वो उतनी नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये जो मटेरियल है ये क्या है, ये इतना टफ नहीं है, तो वो नेल उसके अंदर चला जाएगा। ओके, बट वो रिएक्शन देने की कोशिश करेगा। बट अगर आप किसी फ्लैटेड नेल को इसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करो, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, वो बट स्ट्राइक करोगे हैमर के साथ, बट वो अंदर नहीं जाएगा, वो आपको उतना ही क्या करेगा, तो वो उतना ही बैक लगाएगा। समझे बात? सो ऐसे बहुत से आप जैसे मूव करते हो विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ आप मूव भी नहीं कर सकते। तो आप कैसे मूव नहीं कर सकते, तो वो मैं आपको बताऊंगा बच्चा जी। जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि आप मूवमेंट करते हो तो कैसे, कौन सा एंगल लगाते हो, कैसे पुश करते हो, कैसे मूव करते हो, कैसे चलते हो। एक्शन का रिएक्शन है। तो एक्शन का रिएक्शन न्यूटन्स का थर्ड लॉ, सिंपल सी बात है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपने 9th में भी पढ़ा था बच्चा जी, कि न्यूटन्स के सेकंड लॉ को हम बोलते हैं रियल लॉ, कि यही लॉ है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसी लॉ के साथ पहला और तीसरा लॉ जो हमारे पास है वो बनेगा। सेकंड लॉ क्या था? फोर्स। तो विदाउट फोर्स ना तो फर्स्ट वाला लॉ कोई अपनी होंद रखता है, ना ही थर्ड लॉ रखता है, क्योंकि ये तो फोर्स ही लगा रहे हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ को लेकर चलें, कैसे पहला बनेगा और कैसे लास्ट वाला बनेगा। तो समझिए बच्चा जी क्या है उसमें। पहला लॉ हमारे पास था, बॉडी रेस्ट पे रहेगी, मूव में है तो मूवमेंट में रहेगी। ओके, तो कैसे करें अभी इसको बच्चा जी? न्यूटन के सेकंड लॉ से स्टार्ट किया, तो वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, जिस साइड को फोर्स है उसी साइड को एक्सेलरेशन है। डन। तो होगा क्या इसमें भी, तो ये आया, तो इसका मतलब अभी एक्सेलरेशन, मैं फोर्स फर्स्ट लॉ बनाना बच्चा जी, फोर्स मैंने अप्लाई किया, कुछ नहीं किया, फोर्स अप्लाई नहीं किया।
फर्स्ट लॉ बना रहा हूं बच्चा जी, मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो बच्चा जी अभी फोर्स 0 है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, वो भी 0 होगी ना। तो एक्सेलरेशन 0, तो हमें पता है v इक्वल्स टू यू प्लस at है, तो ये 0, जिसका मतलब v इक्वल्स टू यू हो गया। u का मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो फाइनल भी 0 रहेगी, इसका मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। कब? जब तक फोर्स अप्लाई 0 है, क्योंकि उसके साथ एक्सेलरेशन 0 थी, एक्सेलरेशन 0 थे। तो काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन से पता चल रहा है v इक्वल्स टू यू है। अगर इनिशियल वेलोसिटी किसी स्पीड के साथ है तो उसी के साथ फाइनल होगी। कब तक? जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते। तो फर्स्ट लॉ बन गया। तो इसके साथ अभी न्यूटन का थर्ड लॉ बनाना है बच्चा जी, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इसको भी ऐसे ही चले। अभी उसको ध्यान में समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या एक्शन का रिएक्शन, इसका मतलब 2 बॉडीज चाहिए, कोई 2 बॉडीज तो लेकर चलनी पड़ेंगी। तो 2 बॉडीज क्या है, अभी हमारे पास 2 बॉडीज क्या है, तो इसी को ही ले लें 2 बॉडीज। तो एक बॉडी है जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो ये बन गई ए बॉडी, तो ये बड़ी बन गई बी बॉडी। ओके, पहली बॉडी दूसरी बॉडी। हमारे पास ये क्या था, उस इसको ऐसे भी लिखते हैं। ओके, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इसके ऊपर कर रहा है। एक्सटर्नली फोर्स 0 है, मीन्स ये दोनों एक बॉडी बन चुकी है। ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर लगाएगा, ये इसके ऊपर एक्शन लगाएगा, ये इसके ऊपर एक्शन लगाएगा। आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड हो चुके हैं इस जगह पर। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है, आपस में ही दोनों काम कर रहे हैं, जो भी बात हो रही है इनके आपस में है। ओके, तो बच्चा जी ये क्या करेंगे अभी FAB मीन्स ए ने जो बी के ऊपर फोर्स लगाया, तो वो क्या करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो वो चेंज इन मोमेंटम कराने की कोशिश करेगा। मीन्स ये इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो बच्चा जी इस अभी क्या होगा, मोमेंटम में चेंज आने की कोई फोर्स है तो लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा। तो बच्चा जी लीनियर मोमेंटम में चेंज कौन सा, इसका इसके ऊपर फोर्स लगा, तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाने के साथ क्या हुआ, मोमेंटम में चेंज करने की कोशिश की, मोमेंटम में चेंज करवाया। ओके, मोमेंटम में चेंज करवाया, तो बच्चा जी क्या होगा, कुछ ये आया। तो अभी वो एक्शन दिया तो वो रिएक्शन देगा, तो उसके साथ भी ये होगा। उसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो वो मोमेंटम में चेंज करवाने की कोशिश कर रहा है फोर्स लगाकर। तो इसने इसके ऊपर लगाया, तो वो उसके मोमेंटम में चेंज करने की कोशिश कर रहा है। मीन्स क्या, वो इसके ऊपर लगेगा तो वो इसका मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, इसको दबाने की कोशिश करेगा। ओके, दबाने की मीन्स वेलोसिटी आ जाए, छोटे से पार्टिकल में भी आ जाए, तो इसका जो मोमेंटम है, चाहे मास को कम करने की कोशिश करेगा, फोर्स लगा तो कुछ ना कुछ करेगा, तो उसके ऊपर लगा रहा है। ओके, पहले वाला इसके ऊपर, ये बी है, ये उसके ऊपर लगाने की, उसका चेंज करने की कोशिश कर रहा है मोमेंटम। तो बच्चा जी वो ऐसे हुआ, ये इसने इस पे किया, ये इसने इस पे किया। एक्सटर्नली फोर्स कुछ नहीं, आपस में मिलकर लगे हैं। इसका मतलब ये इस पे आपस में दोनों लगे हैं। तो बच्चा जी उसके साथ क्या होगा, अभी एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसने इसका मोमेंटम चेंज करने की कोशिश की, इसने इसका करने की कोशिश की, बट कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन ही तो दे रहे हैं। एज एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो मोमेंटम में चेंज कुछ भी नहीं आएगी। क्यों, मान ले जाए, सिंपल सी बात है बच्चा जी, एक्शन का रिएक्शन आएगा, न्यूटन थर्ड लॉ है। ये इसके ऊपर लगा, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश की। ओके, कि इसको मैं ले चलूं पीछे, तो उसी तरीके से इसने इसको रिएक्शन दिया। इसका मतलब ना तो इसने इसके ऊपर कोई मोमेंटम क्रिएट करवा पाया, इसका मोमेंटम तो किया, बट उसमें कोई भी चेंज नहीं आई। तो इसने भी इसके ऊपर किया तो कोई चेंज नहीं आई, दोनों आपस में ही तो थे। तो इसका मतलब अगर एक्सटर्नली, हाँ, इन दोनों को एक्सटर्नली कोई लगाकर हिला दे तो वो बात अलग से है। ओके, तो ना इसने इस पे किया, ना इसने इस पे किया, तो बच्चा जी मोमेंटम में चेंज नहीं आई। मोमेंटम तो बना, बट मोमेंटम में कोई चेंज नहीं। उसने उसके ऊपर किया, उसने उसके ऊपर किया, तो एट ए टाइम सेम बैलेंस हो चुका है। तो उसके साथ क्या होगा अभी बच्चा जी,
उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसको इकट्ठा कर दें सारे को, चलिए टोटल फोर्स क्या लगा, वो ये लगा, ये उसने उस पे लगाया, ये फिर उसने उस पर लगाया, तो उसी के साथ मोमेंटम में चेंज आई। ओके, इकट्ठा कर दें अभी। तो वो बोल रहे हैं कि टाइम के साथ, हाँ जी, उसने उस पर लगाया, इसने इस पर मोमेंटम लगाया, बट चेंज नहीं आई, टाइम के साथ दोनों में चेंज कुछ नहीं है, टोटल मोमेंटम कंजर्व ही रह गया, चेंज आई ही नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं था कुछ भी, तो ये चेंज नहीं आई चाहिए। ओके, मोमेंटम में चेंज कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो उसके फोर्स कर लगाने के साथ ये मूव करा, ना इसके ऊपर लगाने के साथ ये मूव करा, तो वेलोसिटीज नहीं आई। एम मास तो कम लेस हो नहीं सकता, मोमेंटम है क्या, तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसमें चेंज आई नहीं। इसने इस पर एक्शन लगाया तो ये चला जाए, ऐसे तो हुआ ही नहीं कुछ भी, तो इसका मतलब ये जीरो रहा, तो ये इसमें चेंज नहीं आई। जीरो मीन्स नहीं, इसमें अप्स डाउन नहीं आया, तो इसका मतलब मोमेंटम में अप डाउन नहीं आया, तो ना उसको उसके कारण ना इसका इसके कारण, तो ये प्रॉपरली टाइम के साथ चेंज नहीं आई, तो जीरो रहा। तो जीरो रहने का मतलब ये सारी चीज जीरो रही, तो इसका मतलब ये जीरो रहा, तो इससे क्या बना अभी, तो वो दूसरी साइड चला जाए, तो अभी क्या हुआ, इसने इस पे लगाया, इसने इस पर लगाया, हाँ जी मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, बट इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी इस साइड से, इसकी नेगेटिव है इससे, इसका मतलब इसकी दूसरी साइड को है। सो इसका मतलब क्या, जितना किसी ने फोर्स लगाया उतना ही दूसरे ने उस पर लगाया, बट इसकी डायरेक्शन में डिफरेंस था, तो वो नेगेटिव साइन है, इसका मतलब एक्शन इस साइड को है, रिएक्शन ऊपर की साइड को है। न्यूटन सेकंड लॉ से पहला और तीसरा लॉ बन गया, डन होगी बात। अभी इसकी करेंगे एप्लीकेशन जितनी भी है मैं सभी बोर्ड पर लिखूंगा, उनको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। स्टे ट्यून्ड, इसको आप करें स्क्रीनशॉट। तो बच्चा जी न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन है नेक्स्ट हमारे पास। तो फर्स्ट वाली एप्लीकेशन क्या है, सिंपल से एप्लीकेशन अभी आप समझ सकते हैं आराम से। एन ऑब्जेक्ट सपोर्टेड ऑन अ टेबल, किसी टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, वो सपोर्ट में मीन्स वो अपनी रेस्ट पोजीशन में है, उसको सपोर्ट किया हुआ किसने, टेबल ने, ये टेबल के ऊपर पड़ा है, तो ऐसे ही रहेगा ना, क्यों, टेबल खिसका दे नीचे से तो नीचे गिर गया, क्यों, क्योंकि इसके एक्शन का टेबल ने क्या दिया हुआ है, रिएक्शन, वो इसके वेट को बैलेंस में रख रहा है, एक्शन लगा रहा है ये इसके ऊपर, अभी ये इसके ऊपर क्या रिएक्शन दे रहा है, सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट है, इट्स डिफिकल्ट टू ड्राइव अ नेल इनटू अ वुडन ब्लॉक विदाउट होल्डिंग द ब्लॉक। क्या सिंपल, आपने किसी वुडन ब्लॉक को रखा, कैसे, किसी पोजीशन के ऊपर, जैसे ये कोई टेबल है, इसके ऊपर आपने एक वुडन ब्लॉक को रख दिया। ओके, कैसे, ये कोई टेबल है, इसके ऊपर आपने एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ, ऐसे कोई नेल लिया, हमारे पास ये नेल है, इसके ऊपर मैं हैमर के साथ स्ट्राइक करूंगा, तो क्या ये जो नेल है बच्चा जी, ये इसके अंदर इंसर्ट होगा, ये इसके ऊपर हमने सिंपल रखा है और बहुत लाइट वेटेड है, तो क्या इंसर्ट होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम इसके ऊपर एक्शन दे रहे हैं, बट ये अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं है, ये मूव कर जाएगा, एक्शन यहां से एक्शन मिलेगा तो वो रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि वो भी फिक्स होना चाहिए, वो प्रॉपर इसको बैलेंस करे, बट वो क्या होगा, वो चला जाएगा आगे को, तो देयरफॉर क्या करना पड़ेगा, उसको पकड़ कर रखना पड़ेगा, या उसको सपोर्ट देनी पड़ेगी कि वो पीछे को ना जाए किसी भी तरीके से। तो देयरफॉर ये नेल इसके अंदर तभी जाएगा बच्चा जी अगर हमने इस ब्लॉक को पकड़ कर रखा है, अगर नहीं तो वो उसके अंदर नेल ड्राइव इंसर्ट नहीं होगा। तो एक्शन का रिएक्शन तभी आएगा अगर ये भी फिक्स हो जाए। जैसे हम धरती के ऊपर खड़े हैं बच्चा जी, तो वो धरती नीचे नहीं जा रही है, हम उसके ऊपर अपना वेट दे रहे हैं, एक्शन लगा रहे हैं, उसने हमें रिएक्शन प्रॉपर दिया है, डन। पानी के ऊपर लगाकर देखो, ऐसे पानी के ऊपर आप एक्शन लगाओ, पानी क्या है, पानी हमें उतना रिएक्शन नहीं देगा, वो मूव कर जाते हैं पार्टिकल्स, हम नीचे चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक्शन का रिएक्शन देना बहुत जरूरी है।
तो नेक्स्ट है बच्चा जी, इन ऑर्डर टू वॉक वी प्रेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद अवर फुट। जब हम चलते हैं तो हम ग्राउंड को पीछे की ओर धकेलते हैं तभी हम मूव कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये कैसे होगा? धरती को पीछे को धकेलना तो कैसे होगा बच्चा जी? आप सिंपल, ये धरती है, इसके ऊपर ये आपका फीट है, डन। तो बच्चा जी अगर आपने आगे को जाना है तो बच्चा जी क्या करोगे? इसको ऐसे नीचे को थोड़ी प्रेस करते जाओगे, ऐसे नीचे को प्रेस करते जाओगे तो आप आगे चले जाओगे, नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा किसी एंगल के साथ पीछे को प्रेस करना पड़ेगा। वो कैसे? वो कुछ ऐसे, ये रहा आपका तो इसका मतलब पहले ऐसे था, ओके, अभी इतने एंगल बना दिया तो बना ना। अभी क्या होगा बच्चा जी? अगर आप ऐसे दोनों एक साइड लेकर चले, पहले आप ऐसे धरती के ऊपर लेट जाओ, पीछे को प्रेस करो, तो करोगे प्रेस? नहीं होगा प्रेस। ऐसे लेट जाओ, पीछे को प्रेस करते जाओ धरती को, कैसे करोगे? पीछे धरती तो नीचे है, ठीक है। इसका मतलब मैंने दोनों एक साइड को रख दिया, अभी प्रेस नहीं हो रहा, अभी मूवमेंट नहीं आ रही। तो जैसे ही मैं ऊपर को जाता जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा एंगल दे, वैसे धरती से मैं अभी उठकर थोड़ा बड़ा हो खड़ा होकर बच्चा जब पीछे को प्रेस कर रहा हूं तो मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, होगी। जैसे ही आप ऐसे इस पोजीशन, ये आपके फीट है, आप ऐसे आप पीछे को धकेलते जाओ तो नहीं होगा। अभी आप थोड़ा ऊपर होते जाओगे तो आपकी मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, आप चल सकते हो। जैसे आप ऐसे हो जाओ तब भी आप नहीं मूव कर पाओगे, तभी आप नीचे को प्रेस करोगे तो नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या कि यहां पर बच्चा जी जो पार्टिकल कंपोनेंट आएगा आपके एक्शन का या आपके रिएक्शन का बच्चा जी, वो वाला पार्टिकल जो इस साइड पे होगा वो बैलेंस करेगा आपके वेट को। क्या करेगा? बैलेंस। अभी आप सीधे हो, आपका वेट बैलेंस हुआ है, अभी आप मूव नहीं कर सकते। अपने फुट को आप एक जगह पर रख दो, ठीक है, कोई भी एंगल नहीं लगाना, खड़े हो जाइए, एक ही जगह पर रहे आप, आपके फीट्स खड़े एक जगह पर फिक्स्ड है, ठीक है। आप ऐसे 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 नहीं होंगे, सीधे रहें और चलकर दिखाएं, नहीं चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए बॉडी को थोड़ा सा किसी एंगल पर लेकर आना जरूरी है। तो आप सीधे नहीं मूव कर सकते। तो बच्चा जी इसका मतलब एट दैट साइड, इस पोजीशन पे आपकी बॉडी बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब इस कंडीशन पर बैलेंसिंग है। ये आपका फीट है, ये आपकी लेग सीधी है, तो इसका मतलब बैलेंस पोजीशन सीधी वाली है। तो इस साइड पे अगर बॉडी ऐसे थी तो इसका मतलब अभी एंगल अर्थ, ग्राउंड और आपके बीच में एंगल 0 है। जैसे आपका ये हेड है, ये आपके फीट है, जैसे आप ये एंगल बनाते जाओगे तो बच्चा जी क्या होगा? मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे रहोगे तो बिल्कुल क्या है? बैलेंस्ड है। तो आप ऐसे हो तो थोड़ा सा इस कंडीशन पे हो जाओ, थोड़ा सा ऊपर, तो क्या आपकी जो फीट है वो बैलेंस हो जाएंगे? फीट पर नहीं होंगे, ठीक है। एट दैट टाइम आपके फीट बैलेंस्ड नहीं होंगे। तो इसी के कारण ही तो जब कोई भी रेसर भागता है स्प्रिंट लगाने के लिए, तो एट दैट टाइम स्प्रिंट जब वो लगाते हैं बच्चा जी, एट दैट टाइम वो थोड़ा सा अपनी बॉडी को अर्थ की ओर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त उन्होंने क्या है? मैक्सिमम पुश पीछे को लगाना होता है ताकि वो स्पीड गेन कर सके। ओके, हाथ के ऊपर उन्होंने अपना बैलेंस रखा हुआ है, फीट को सिर्फ तो सिर्फ किस लिए यूज कर रहे हैं? ताकि वो गेन कर सके स्पीड, ओके, फीट की हेल्प के साथ। तो जैसे ही वो आगे होंगे, अभी ऊपर को होंगे, तो बच्चा वो थोड़ा सा आगे को रहते हैं। वो क्यों ऐसे रहकर भागते हैं? तो मैक्सिमम स्पीड गेन कर सके। अगर वो सीधा रहकर ऐसे भागे तो उससे क्या होगा बच्चा जी? वो स्पीड नहीं गेन कर पाएगा, क्योंकि वो कंडीशन में क्या है? वो सारा का सारा फीट के ऊपर क्या है? मैक्सिमम लोड पड़ रहा है। किस केस के लिए? बैलेंसिंग के लिए। तो उसे बैलेंसिंग थोड़ी ना चाहिए भागने वक्त, उसको चाहिए स्पीड। ओके, तो वो क्या होगा बच्चा जी? अब ऐसे है, वो थोड़ा सा ऐसे होगा तो बच्चा जी क्या है? स्पीड गेन करने की मैक्स। अभी स्पीड गेन होगी, वो कैसे होगी बताऊंगा अभी आपको। वो कैसे? ऐसे है,
तो मान लो ऐसे, अभी ये फीट की पोजीशन है आपकी, ओके, ये लेग है अभी आपकी, तो ये एंगल बना, मान लो ये एंगल बन गया थीटा, और ये एंगल कितना है, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो आप ऐसे में हो और यहां पर आपका फीट है, तो आप भागोगे जब बच्चा जी, तो अर्थ को नीचे को ऐसे प्रेस करोगे, तो इसका मतलब आपकी ये फीट इस साइड को क्या लगाएगी, एक्शन, तो इस साइड को क्या मिलेगा, फिर रिएक्शन मिलेगा, रिएक्शन। तो ये एंगल 30 है, तो इसको अभी रिएक्शन को मैं 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर लूं, एक इस साइड को होगा, जिस साइड को एंगल है तो वो बन गया आर कॉस थीटा, और जो ये ऊपर का बाकी एंगल बचा 90 के साथ, बाकी वाला बचा, तो वो क्या बनेगा बच्चा जी, आर साइन थीटा। तो इसका मतलब आर ये वाला कंपोनेंट ये बनाएगा किसके लिए, बैलेंसिंग के लिए, और ये वाला किसके लिए काम आएगा, मूवमेंट के लिए। अभी कैसे, आर कॉस थीटा, थीटा है अभी लेस, तो थीटा की वैल्यू से भी लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा जी समझना। थीटा की वैल्यू है हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई और है 45 डिग्री रह गया एक, 45 डिग्री। तो cos 0 पर वैल्यू है 1 मैक्सिमम, ओके 1 है। कैसे होगा बताऊंगा, प्रॉपर समझेंगे आप बात। 1 अभी cos थीटा की वैल्यू से, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर आएगी √3/2, इसके ऊपर आएगी 1/√2, इसके ऊपर आएगी 1/2, और इसके ऊपर आएगी बच्चा जी 0। जैसे जितना ये एंगल लेस होगा उतना ही बेटर होगा, क्यों वो समझिए क्यों। अगर ये बिल्कुल ही 0 कर दूं तो 1 मैक्सिमम आएगा, बट बच्चा जी उस दैट टाइम रिएक्शन नहीं मिलेगा ना उस टाइम, क्योंकि दोनों का कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो उस टाइम तो रिएक्शन नहीं आएगी। आप लेटे हुए हो, एक्शन किस पे लगाएंगे, हवा में, हवा में थोड़ी देर लगाओगे, आप किसी ग्राउंड पे लगाओगे, तो एट दैट टाइम आप पीछे को पुश करते जाओगे, तो बच्चे वहां पर तो अर्थ होगी नहीं। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एट दैट टाइम रिएक्शन 0 होती है, ओके। तो उसके बाद एंगल आएगा ये वाला, तो एट दैट टाइम आप एक्शन का रिएक्शन दे सकते हो, मैक्सिमम पुश करोगे आप, डन। तो एक्शन का रिएक्शन आएगा एट दैट टाइम। तो इसका मतलब ये जितना एंगल लेस होगा बच्चा जी, उतना ही आप अच्छे तरीके से दौड़ पाओगे। और ये वो वाला केस है बच्चा जी एट दैट टाइम जब आप भागना शुरू करते हो, बैठ सिटिंग पोजीशन पे हो, भागने के लिए तेज भागने की कोशिश करते हो, एट दैट टाइम आपने एंगल इतना रखा हुआ। और जब आप नॉर्मली वॉक करते हो बच्चा जी, उसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा एंगल हो। आप नॉर्मली वॉक करोगे तो आप इतना बेंड होकर थोड़ी ना करोगे, थोड़ी सी किसी एंगल पे रखोगे, थोड़ा सा आरामदायक एंगल होगा जो, ओके 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, इतना होगा बस वो, ठीक है। आप नॉर्मली चलो तो आप कैसे, आप एक अपना फुट आगे रखो, एक पीछे रखो, और फिट दूसरे वाला फिक्स रखो किसी जगह पर, तो आप अपना एंगल चेक कर सकते हो कि आप किसने एंगल पर चलते हो। तो आप मोस्टली ऑलमोस्ट आप 60 डिग्री एंगल पर ही चलते हो, ठीक। तो ये एंगल हमारे पास बच्चा जी क्या करेगा, मूवमेंट करवाएगा, ये बैलेंसिंग करवाएगा, डन है। तो जैसे ही एंगल बढ़ता जाएगा तो आपके पास बच्चा जी मूवमेंट आती जाएगी। आप यहां पर एक्शन लगाएंगे तो वो रिएक्शन दे रहा है, तो आपको बात समझ आ चुकी होगी मैंने क्या समझाया। और आप खुद एनालाइज करें खड़े होकर मूवमेंट करके कि कौन से एंगल पर मैक्सिमम चीज आ रही है और आप कितने एंगल पर मूव करते हो, कितना बेंड होकर मूव करते हो, भागने वक्त आपका एंगल क्या होता है, डन। तो नेक्स्ट है, इट्स डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ सैंड और आइस। सैंड के ऊपर वॉक करना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या है, वो जमीन खिसक जाती है। आप एक्शन लगाओगे वो रिएक्शन नहीं देगा, जमीन खिसक जाएगी, तो प्रॉपर रिएक्शन नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा फोर्स है वो वेस्ट हो रहा है, एक्शन ज्यादा लग रहा है, रिएक्शन मिल नहीं रहा, तो मूवमेंट में देरी आएगी, तो आप मूव करना डिफिकल्ट है। तो रिएक्शन के ऊपर क्या, आइस के ऊपर क्या होगा, आइस के ऊपर क्या, फ्रिक्शन नहीं होती, तो वहां पर मूवमेंट के लिए फ्रिक्शन भी चाहिए। अगर आप एक्शन लगाओगे आइस के ऊपर चलोगे तो बच्चा जी क्या होगा, आपका फुट खिसक जाएगा, फिसल जाएगा पीछे को। तो क्योंकि रिएक्शन मूवमेंट के लिए फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है, तो एक्शन रिएक्शन के ऊपर तभी मिलेगा ना, एक्शन से रिएक्शन तभी आएगा तो फ्रिक्शन होगा। अगर हमारा फिट ही पीछे खिसक जाए तो हम मूव नहीं कर पाएंगे। तो देयरफॉर क्या होता है बच्चा जी, फ्रिक्शन होनी भी बहुत जरूरी है। तभी जो आपके जो ये आपके शूज है बच्चा जी, उनके नीचे जो सोल है उसके नीचे लाइनिंग्स होगी या किसी भी तरीके की कोई ना कोई डिजाइन होगा, वो क्या क्रिएट करता है, वो फ्रिक्शन क्रिएट करवाता है, ताकि आप चलने में आसानी आ सके आपको।
व्हाइल स्विमिंग। तो जो आइस के ऊपर चलते हैं, जैसे जो हमारे आर्मी के जो सोल्जर्स हैं हमारे पास, तो वो बच्चा जी जब आइस के ऊपर चलते हैं तो उनके जो शूज होते हैं उनके नीचे बच्चा जी बहुत हाई अमाउंट में फ्रिक्शन क्रिएट करवाया गया होता है। वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड होते हैं, उनके जो सोल है नीचे वो पॉइंटेड मार्क होते हैं, वो बहुत ज्यादा तीखे होते हैं। तो वो बच्चा जी लगातार उस जब वो किसी आइस के ऊपर चलते हैं तो वो नीचे उसमें घुस जाते हैं और वो क्या क्रिएट कराते हैं, फिर फ्रिक्शन क्रिएट करवाते हैं। वो नीचे घुस जाते हैं, तो वो जब वो चलते हैं तो वो बर्फ पीछे को हिलाते हैं, वो पीछे को बर्फ खिसकाकर आगे चलते हैं, तो फ्रिक्शन बहुत क्रिएट होती है उसके साथ। तो वो हो गया। तो इसका मतलब अगर आइस के ऊपर चलना है तो बच्चा जी फ्रिक्शन सोल में होनी बहुत जरूरी है। अगर अर्थ पे नहीं है तो सोल पे लिए तो ठीक है। वाइट स्विमिंग करते वक्त पीछे को हाथ लगाते हैं, वाटर के ऊपर वो एक्शन लगाते हैं। ओके, वाटर के ऊपर ऐसे, तो वो वाटर आपको रिएक्शन देता है। एक्शन आप लगा रहे हो, रिएक्शन वो पीछे देता है। आप पीछे को करते हो पानी को, वो पानी आपको आगे को करता है। आप पीछे को पानी को करते हो ऐसे, तो आपकी बॉडी पूरी आगे को जाती है। तो वाइल फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड, तो वो भी ऐसे वो आपकी डायरेक्शन है, वो बर्ड की डायरेक्शन है कि वो अपनी विंग्स को कैसे हिला रहा है। ऐसे है तो ऊपर को जा रहा है, पीछे को करता है हल्का सा एंगल तो वो पीछे को जा रहा है। किसी एंगल पे जाना तो थोड़े एंगल पे रखता है, तो वो भी बर्ड के ऊपर एक्शन कनेक्शन ले रहा है। तो द वाटर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल से वाटर निकालना। अगर पुली की अगर सीधा लगा रहे हैं तो बच्चे ऐसे लगा रहे हैं तो वो एट द टाइम क्या होगा, उनका फोर्स बहुत लगेगा। ओके, सीधा निकालेंगे ऐसे किसी रोप की हेल्प के साथ, किसी बकेट के साथ, तो एट दैट टाइम क्या होगा कि उसका जो फोर्स होगा, वो जो पानी किसी बकेट में है वो नीचे को अपना दे रहा है एक्शन, तो हम रिएक्शन ले रहे हैं ऊपर। उसके एक्शन के हम उसको ऑपोजिटली उसका रिएक्शन लेकर चल रहे हैं, तो हम उसको वाटर को ऊपर ले रहे हैं। ओके, पर अगर पुली लगाया हो तो पुली फ्रिक्शन लेस हो तो बच्चा जी आप वो एक्शन नीचे को है, आप ऊपर को ऐसे लगाओगे, आप उसको आराम से ऐसे खींचोगे तो वो पानी ऊपर आता जाएगा। तो इसका मतलब पुली के ऊपर क्या लग रहा है, सारा का सारा रिएक्शन। ओके, अ बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम द हुक ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस आपकी लैब में होगा बच्चा जी, उसके जो हुक है उसके ऊपर आप अगर आप कोई भी बॉडी जो कि उसके स्प्रिंग की एक्सटेंशन की जो लिमिट है उसके अंदर की हो, ये ना हो कि ज्यादा फोर्स आप ज्यादा वेटेड कोई कंपोनेंट लगा दे तो वो उसके स्प्रिंग को क्या कर दे, एक्सटेंडेड कर दे बहुत ज्यादा, वो स्प्रिंग खराब हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के वेट के अकॉर्डिंगली अगर आप उसके अगर वो 500 ग्राम का है मैक्सिमम उतने तक ही बैलेंस कर सकता है, इतने तक का ही वेट दे सकता है, तो आप भी कोशिश करें बच्चा जी उतने का ही वेट उसके ऊपर हुक के ऊपर आप लटका कर देखें, तो वो एक्शन देगा। तो वो बच्चा जी स्प्रिंग क्या देगा, रिएक्शन देगा। वो स्प्रिंग उतना स्ट्रेच होगा और हमें बताएगा कि जी ये इतना वेट आ रहा है। वो एक्शन नीचे को देगा, उसको ऊपर को खींच कर रखेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा होगा, अगर वो आपने बहुत सारा एक्शन दे दिया तो वो स्प्रिंग रिएक्शन नहीं दे पाएगा, वो नीचे चला जाएगा। समझे बात। नेक्स्ट है वेइंग मशीन। तो आप किसी वेइंग मशीन के ऊपर जब आप अभी हमने न्यूटन्स रियल लॉ पढ़ा था उसमें ये एग्जांपल की थी, आप किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होकर बच्चा जी आप उस पे ऊपर फोर्स लगाते हो, एक्शन लगाते हो, तो वो रिएक्शन देता है कि आपका कितना वेट है। दैट्स इट। तो ये थी हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस न्यूटन्स थर्ड लॉ की। आज के लिए बस इतना ही। कल करेंगे हम लीनियर मोमेंटम, उसकी कंजर्वेशन करेंगे। तो उतनी देर तक घर में बैठे, आराम से बैठे, खुश रहें, खुशहाल रहें। बाय बाय बच्चा जी।